सहारा इंडिया एक ऐसा नाम जिसे भारत का हर व्यक्ति एक समय गर्व से लेता था। वहीं आज हर व्यक्ति ये नाम गुस्से से शर्म से लेता है। एक समय भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी थी सहारा, जिसने इंडियन रेलवेज के बाद सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रखा था। 1978 में मात्र 2000 रुपये से शुरू हुई कंपनी में एक समय 12 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करते थे। एक समय स्नैक्स बेचकर अपना घर चलाने वाले सुब्रत रॉय ने अरबों रुपए का सहारा ग्रुप का साम्राज्य खड़ा कर दिया। फिर ऐसा क्या हुआ जिसने सुब्रत रॉय को जेल पहुंचा दिया? ऐसा क्या स्कैम किया सहारा ग्रुप ने जिसने पूरे भारत को हिला दिया? तो आइए आज के वीडियो में चर्चा करते हैं कि कैसे सहारा ग्रुप की शुरुआत हुई और कैसे वह भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और चर्चा करते हैं उस स्कैम के बारे में जिसने भारत की 13 करोड़ आबादी के साथ धोखा किया। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस चर्चा पर। आज की चर्चा शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब आज की चर्चा शुरू करते हैं। सहारा ग्रुप की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की एक छोटी सी जगह से। शुरुआत में सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत रॉय अपने लैम्ब्रेटा स्कूटर पर स्नैक बेचने का काम किया करते थे। इस दौरान वह छोटे किराने वालों, सब्जी वालों, चाय नाश्ते वालों से, गरीब लोगों से मिला करते थे और उनसे मिलकर उनके धंधे परिवार की जानकारी लिया करते थे। इस दौरान सुब्रत रॉय को यह पता चला कि यह गरीब लोग जितना कमाते हैं वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही खर्च कर देते हैं। यह लोग कुछ बचत नहीं कर पाते हैं और कोई भी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन या मेडिकल इमरजेंसी के समय पैसों के लिए परेशान होते रहते हैं। इन लोगों की इस समस्या को हल करने के लिए ही साल 1978 में सहारा कंपनी की नींव रखी गई। कंपनी ने लोगों से कहा कि वह रोज का 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया उनके पास जमा करा दें और साल के अंत में कंपनी उन्हें बहुत अच्छे रिटर्न के साथ पैसा वापस लौटाएगी। लोगों को कंपनी का यह मॉडल बहुत पसंद आया और लोगों ने सहारा ग्रुप में इन्वेस्ट करना शुरू किया। शुरुआती वर्षों में सहारा सभी इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पर 2 से 3 गुना तक रिटर्न देने लगी। इससे लोगों में सहारा ग्रुप के लिए बहुत विश्वास जग गया। शुरुआती लोग ही सहारा ग्रुप को और लोगों को रिकमेंड करने लगे। इन्हीं लोगों को सहारा ने अपना एजेंट्स भी बनाया, जिसे वह और इन्वेस्टर्स लाने पर कुछ कमीशन भी दिया करते थे। धीरे धीरे ऐसा करते हुए सहारा ग्रुप बहुत जल्दी ग्रो करने लगा और लोगों का ट्रस्ट जीतने में सफल रहा और इस तरह से काफ़ी स्पीड से सहारा से 13 करोड़ लोग जुड़ गए। सुब्रत रॉय अपनी कंपनी से जुड़े लोगों को अपना परिवार कहते थे और समाज को और बेहतर बनाने के लिए वह गरीब लड़कियों की शादी करवाते, शराब के खिलाफ ग्राम पंचायतों में कैंपेन चलाते और इन प्रयासों से उन्होंने हर घर में अपनी एक पॉजिटिव इमेज बना ली। सहारा ग्रुप ने धीरे धीरे फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और भी कई सेक्टर्स में अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। सहारा ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 4400 करोड़ रुपए खर्च करके 2 मोस्ट लग्जीरियस होटल्स, न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क खरीदे, जो कि आज भी दुनिया के सबसे पॉपुलर होटल्स में से एक है। इसके अलावा सहारा ग्रुप के पास देश के अलग अलग शहरों में कई एकड़ जमीन थी। इसके अलावा सहारा ग्रुप ने खुद की IPL टीम पुणे वॉरियर्स भी बनाई। इसके अलावा इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन हॉकी टीम को भी कई सालों तक स्पॉन्सर किया। इसके अलावा उन्होंने सहारा सिटी के नाम से एक पूरा शहर बसा दिया था जिसमें सारी लग्जीरियस फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, जैसे क्रिकेट स्टेडियम, हेलीपैड, गोल्फ कोर्स, 11 किलोमीटर की एक लेक, 124 सीटर सिनेमा थिएटर, हेल्थ सेंटर और कई पेट्रोल पंप्स थे। इसके अलावा सुब्रत रॉय ने मुंबई से मात्र 2 घंटे की दूरी पर आम्बे वैली सिटी नाम की एक टाउनशिप भी डेवलप की, जो कि 10,600 एकड़ में फैली हुई है और इस टाउन में 800 ऐसे लग्जरी बंगलो है जिनकी कीमत उस समय 5 से लेकर 20 करोड़ के बीच की थी। यहाँ 3 मैनमेड लेक बनाई गई है। इसके अलावा कई लग्जरी रेस्टोरेंट्स, 1300 यार्ड्स का एयरपोर्ट और मूवी हॉल और भी कई हाई क्लास फैसिलिटीज़ इस टाउन में अवेलेबल कराई गई थी। और दोस्तों, उस टाइम सुब्रत रॉय बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियंस के बीच काफ़ी फेमस थे और उनसे उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे। इसलिए इस एम्पायर को इतना बड़ा बनाने में उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। लेकिन सहारा पर मुसीबत पहली बार साल 1996 में तब आई जब एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नज़र इस ग्रुप पर पड़ी और उसने कंपनी में आने वाले हर पैसे का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। उस समय सुब्रत रॉय ने कई फेमस नेताओं का नाम लिया और कहा कि कंपनी में पैसे इन्हीं लोगों के थ्रू आते हैं। अब अपना नाम आने पर नेताओं को एक्सपोज होने का डर सताने लगा और उन्होंने उस इनकम टैक्स ऑफिसर का ट्रांसफ़र करवा दिया और ये किस्सा वहीं शांत हो गया और कंपनी पहले की तरह ही काम करने लगी। अब आगे चलकर एक समय ऐसा आया जब सहारा में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या थम गई और अब सहारा में इन्वेस्ट करने वाले लोगों से ज़्यादा संख्या उन लोगों की होने लगी जिन्हें सहारा में इन्वेस्ट किए अपने पैसे वापस लेने थे। और इस तरह थोड़े ही समय में कंपनी पैसों की तंगी से जूझने लगी और फिर इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सुब्रत रॉय ने
कंपनी का आईपीओ लाने के बारे में सोचा और यही कंपनी की सबसे बड़ी भूल रही और यहीं से कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए। सहारा ने 30 सितंबर 2009 को आईपीओ के लिए सेबी के पास अपना डीआरएचपी दाखिल किया। डीआरएचपी दरअसल कंपनी का बायोडाटा होता है जिसमें कंपनी से जुड़ी सारी जानकारी होती है, जिसकी जांच के बाद सेबी डिसाइड करता है कि कंपनी का आईपीओ प्रपोजल एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर सब सही रहता है तो कंपनी को आईपीओ लाने का अप्रूवल सेबी से मिल जाता है। सहारा ग्रुप की कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने सेबी में आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल किया था। अब जब सेबी ने सहारा के डीआरएचपी को पढ़ा तो फिर उसे उसकी दो कंपनी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की पैसे जुटाने के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी नजर आई और इसी दौरान 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को 2 शिकायतें भी मिली, जिसमें बताया गया कि सहारा गलत तरीकों से लोगों से पैसे जुटा रही है और इन शिकायतों से सेबी का शक और बढ़ गया और उसने दोनों कंपनीज की जांच शुरू कर दी। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि इन दोनों कंपनीज ने ओएफसीडी के जरिए 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर से लगभग 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ओएफसीडी यानी ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, जिसमें ओएफसीडी पीरियड खत्म होने के बाद इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन दिया जाता है कि या तो वह अपने पैसे इंटरेस्ट सहित वापस ले या फिर उन पैसों से कंपनी में शेयर ले सकते हैं। अब यदि कंपनीज 50 से कम लोगों को ओएफसीडी इशू करती है तो फिर उसे इसके लिए रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन वहीं अगर 50 से अधिक लोगों को ओएफसीडी इशू करना हो तो उसके लिए सेबी से परमिशन लेना कंपलसरी होता है। लेकिन सहारा ने सेबी से कभी परमिशन नहीं ली और लोगों से पैसे जुटाती रही और उसके बाद सेबी ने सहारा की इन दोनों कंपनीज को 15% इंटरेस्ट के साथ सभी इन्वेस्टर्स को पैसा वापस लौटाने का ऑर्डर दिया। अब सहारा सेबी के इस ऑर्डर के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट चला गया, लेकिन हाईकोर्ट ने भी सेबी के ही फैसले को सही ठहराया। इसके अगेंस्ट सहारा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से जुटाए गए फंड्स के सोर्स मांगे, पर सहारा के पास इसका स्पष्ट जवाब नहीं था, जिसके बाद अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंपनीज को सेबी के साथ मिलकर सभी इन्वेस्टर्स को 15% इंटरेस्ट के साथ उनका पैसा लौटाने का ऑर्डर दिया और यह पैसा सहारा को 3 महीने में लौटाना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सहारा को यह भी कहा कि वे सारे ओएफसीडी होल्डर्स की डिटेल सेबी को प्रोवाइड कराएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हुए सहारा 127 ट्रक से भरे इन्वेस्टर्स की डिटेल्स के कागज लेकर सेबी के ऑफिस पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, इन फाइल्स में भी सभी इन्वेस्टर्स की डिटेल्स नहीं थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों ने ही इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लेने लगे। इसके अलावा सहारा को 3 मंथ्स में 3 इंस्टॉलमेंट्स में 15% इंटरेस्ट के साथ सारे पैसे सेबी को देने थे, पर कंपनी ने 5120 करोड़ की अपनी पहली इंस्टॉलमेंट तो जमा करा दी, लेकिन वह बाकी की इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवा पाए। इस पर सहारा ने कहा कि वह बाकी का पैसा सारे इन्वेस्टर्स को लौटा चुकी है, पर डिटेल्स मांगने पर सहारा उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। तब सेबी ने इस स्कैम में बड़ा कालाधन होने का अंदेशा पाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट्स और एसेट्स को फ्रीज करना शुरू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर 26 जनवरी 2014 को सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मई 2016 में उनकी मां की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वह पेरोल पर बाहर निकल आए और उसके बाद से वो आज तक बाहर ही हैं। अब सहारा के द्वारा जमा किए गए 5120 करोड़ में से भी सेबी सहारा के इन्वेस्टर्स को 138 करोड़ रुपए ही लौटा पाया है और बाकी के पैसे अभी तक उसी के पास जमा है। अब सेबी का कहना है कि उसके पास इन्वेस्टर्स का प्रॉपर डेटा ही नहीं है, इसलिए वह इन्वेस्टर्स को पैसे नहीं लौटा पा रहा है। अब हालात यह है, ना तो सेबी इन्वेस्टर्स को पैसे लौटा पा रहा है और ना ही सहारा बाकी के पैसे और डिटेल्स दे पा रहा है। सहारा ग्रुप का कहना है कि उसने सेबी को 22,000 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। वहीं सेबी कहता है कि सहारा द्वारा जमा कराए गए पैसे से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है। अब इन दोनों की लड़ाई में नुकसान उस गरीब इन्वेस्टर का है जिसने विश्वास करके सहारा में अपने पैसे जमा करवाए थे। नुकसान उस एजेंट का है जिसने अपने रिश्तेदारों दोस्तों का पैसा सहारा में जमा करवाया था और सहारा के स्कैम के बाद या तो उसे अपना घर छोड़कर भागना पड़ा या सुसाइड करना पड़ा। नुकसान उन एम्प्लॉयज़ का है जिन्होंने इतने बड़े ग्रुप में काम किया और उनकी सैलरीज अभी तक उन्हें नहीं मिली। अब देखना यह है कि सरकार इन लोगों की मदद कर पाती है या इन्हें अपने जीवन का यह अध्याय भूलना ही पड़ेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? सरकार को क्या करना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही ढेर सारी इंटरेस्टिंग मोटिवेटिंग जानकारी के लिए हमारे साथ अभी फ्री में जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो फिर जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।